Welcome students in Globe Academy online classes. In our last lesson, we discuss on past perfect continuous tense. आज अब हम इंग्लिश ग्रामर के इस क्षेत्र में टेंसेस को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रवेश करने को जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट को देख लिया, पास्ट को देख लिया, अब हम फ्यूचर में प्रवेश कर रहे हैं। फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है अपने आप में। फ्यूचर के भी 4 भाग हैं, हम पहले भाग में आज डिस्कस कर रहे हैं। इसको देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस अर्थात फ्यूचर एक ही बात बताता है कि कोई आने वाले समय का बोध करवाए। फ्यूचर सिंपल टेंस को देखा जाए तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब के रूप में या सहायक क्रिया के रूप में हमारा शल और विल आता है। शल और विल आता है, दो ऐसे सहायक क्रिया के रूप में आते हैं। अब ये देखना है कि शल कहाँ आता है और विल कहाँ आता है। याद रखिए, शल सदैव आई और वी, आई और वी। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, पहले भी डिस्कस कर लिए। तो यहां पर आई और वी, आई और वी के साथ में सदैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में शल आ जाता है। बाकी सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी आपके कर्ता है, उन सभी के साथ में, जैसे मानो कि यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, या कोई नाम वगैरह है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सभी के साथ में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में सदैव विल आता है। फर्स्ट पर्सन के साथ में सदैव शल का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में मेन वर्ब की अगर बात करें तो मेन वर्ब सभी के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आएगा। यानी चाहे शल हो चाहे विल हो, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही अवस्थाओं में शल और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। अगर इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखनी है तो इस प्रकार से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शल या विल आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है तो भी इसमें से कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला है, केवल और केवल नॉट का यूज करना है। नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कॉल करो और ऑब्जेक्ट दे दो, और इंट्रोगेशन अगर देना है शल और विल को वाक्य की शुरुआत में ले लो। बस ये 3 स्ट्रक्चर्स है सेंटेंस को बनाने के लिए। देखा जाए तो इस प्रकार से ये तीनों स्टेप्स में शल और विल का शल और विल रह रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रह रहा है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, किस प्रकार का भी सेंटेंस हो, सभी के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कॉल किया जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात एक ही चीज़ है समझने की या देखने की कि यहाँ पर शल और विल सहायक क्रिया के रूप में आता है। शल सदैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में आएगा और विल सदैव सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। शल सदैव फर्स्ट पर्सन से तात्पर्य आई और वी के साथ में शल आ जाएगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ में विल आएगा और सभी के साथ में क्रिया का पहला रूप आता है। इसके अगले पड़ाव में चलते हैं कि एडवर्ब कौन कौन से एडवर्ब ऐसे हैं जो कि फ्यूचर अर्थात आने वाले समय का बोध करवाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हमारा टुमारो है, सून है, शॉर्टली है, नेक्स्ट प्लस टाइम। दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट मीन बाय नेक्स्ट प्लस टाइम? नेक्स्ट प्लस टाइम से तात्पर्य हो जाता है टाइम की अगर बात करें तो नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट इवेंट हो सकता है, नेक्स्ट होली और दीपावली हो सकती है, एंड सो ऑन। व्हाटएवर यू से, जो नेक्स्ट के साथ में आता है उन सभी के साथ में फ्यूचर का बोध आ रहा है, अर्थात वो फ्यूचर के साथ में आ रहे हैं। फिर आता है इन प्लस फ्यूचर टाइम, वही की वही बात कर रहा है। इन प्लस फ्यूचर टाइम का बोध है, इन 2025 आ रहा है, इन 2024 आ रहा है, 2050 आ रहा है, एंड सो ऑन आ रहा है। अपकमिंग से भी वही की वही तात्पर्य निकल रहा है कि कोई एक ऐसा कार्य जो निश्चित रूप से आने वाले समय में होने वाला है। तो ये फ्यूचर की घटनाएं हैं।
फ्यूचर अपने आप में से एक बात बताता है कि कोई ऐसा कार्य जो आने वाले समय में अर्थात आने वाले दिनों में होना पाया जाए, होना आरंभ किया जाए, अर्थात उसके साथ में उसका सीधा लेन देन होना चाहिए। ये फ्यूचर की विशेषता है। अब यहां पर देखा जाए तो एक और इसका पड़ाव आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसा कि इफ कंडीशन को हमने पहले सिंपल टेंस के साथ में देखा था प्रेजेंट के, तो वही की वही बात आगे बढ़कर यहां पर भी आगे बढ़ती है। वहां पर हमने एक ही देखा था कि इफ कंडीशन के साथ में अगर प्रेजेंट आया है तो उसका परिणाम सदैव फ्यूचर में निकलेगा, अर्थात इफ प्लस प्रेजेंट देन फ्यूचर, इफ प्लस प्रेजेंट देन फ्यूचर, यानी कोई ऐसा कार्य जो अभी वर्तमान में होता है तो उसका परिणाम सदैव फ्यूचर में निकलता है, तब ये सदैव फ्यूचर इफ कंडीशन के साथ में आता है। और कहीं कहीं ये व्हेन कंडीशन के साथ में भी अपना काम दिखाता है, अर्थात काम करता है। तो इफ के साथ में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से कहेंगे, एक सेंटेंस कंडीशनल का पहले ही देख लेते हैं कि था इफ यू इनवाइट्स मी, इफ यू इनवाइट मी आई शैल come to you. If you invite me, I shall come to you. दूसरा अगर सेंटेंस देखना है तो एक और देख लो, कहता if he requests us Ram, he will help him। तो यहां पर दोनों में देख लो, दोनों में से कहीं ना कहीं प्रेजेंट का बोध आ रहा है। इफ के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का बोध आ रहा है। इसी का सेकंड सेंटेंस जो जुड़ा हुआ है वो फ्यूचर में जा रहा है। इफ प्लस प्रेजेंट टेंस देन उसके साथ में ये फ्यूचर का बोध आ जाएगा। और अगर कहीं इफ के साथ में वही की वही बात, अगर ये एक वचन करता है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पांचवा रूप लेकर, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका बनाया क्रिया का लेकर, तो ये क्रिया का पांचवा रूप आते ही एक वचन कर्ता के साथ जो भी हमने पहले डिस्कस किया था ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो यहां पर इसका परिणाम सदैव ही विल, यानी ये फ्यूचर में चला जाता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। इफ ही रिक्वेस्ट्स राम, अगर वो राम से निवेदन करता है, ही विल हेल्प हिम, तो राम अवश्य उसकी मदद करेगा, अर्थात ही राम से कंसर्निंग कर रहा है और हिम ही के लिए आ रहा है। अगर व्हेन कंडीशन के साथ में कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहां पर व्हेन भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। व्हेन ये बताता है कि जब कोई भी एक ऐसा कार्य जो एक कंडीशनल के आधार पर होने को जाता है तो उस समय व्हेन अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। व्हेन इट रेन्स, व्हेन इट रेन्स प्लांट्स विल ग्रो, प्लांट्स विल ग्रो, तो ये भी कंडीशनल है। व्हेन इट रेन्स, अब यहां पर वर्षा होने की बात कर रहा है, कहता जैसे वर्षा होती है या होगी तो जो पौधे वगैरह है वो बड़े होंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशन सेंटेंसेस हमें ये बताता है कि कोई ऐसा कार्य जो आने वाले समय में होने वाला है, अर्थात उसके आधार पर कोई ना कोई घटना घटित होगी। व्हेन कंडीशनल के साथ में आ जाता है और इसी हिसाब से इफ कंडीशनल या व्हेन कंडीशनल के साथ में कोई भी ऐसा कार्य जो फ्यूचर में आता है। अब इसकी मूल अर्थात जो महत्वपूर्ण अंग है फ्यूचर का उसको डिस्कस करने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखिए। अब यहाँ पर कैसे आप इसकी पहचान करोगे कि ये सेंटेंस या आने वाला जो वाक्य है वो फ्यूचर का है। फ्यूचर के टेंस की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि उसमें से अंश या कोई बातें आती है, उसको पहचानने की कोशिश करो कि ये फ्यूचर का है कि नहीं है। कहता दे डैश प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मंथ। She dash cook food tomorrow।
ही अब रीच करो या अराइव करो, रीच हियर वेरी सून। सून का भी यूज़ कर लिया, शॉर्टली। टीचर डैश टीचर्स इंग्लिश इन नेक्स्ट मंथ। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस ये बात बता रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा कार्य है जो फ्यूचर में आने वाले समय में घटित होने वाला है। दे डैश प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मंथ, दैट्स नोन एज नेक्स्ट मंथ इज एडवर्ब ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। इन सेकंड सेंटेंसेस शी डैश कुक फूड टुमारो, दैट इज ऑल्सो बी एडवर्ब ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस। ही डैश रीच हियर वेरी सून, सून ऑल्सो बी एडवर्ब ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। टीचर डैश टीच अस इंग्लिश इन नेक्स्ट मंथ इन प्लस फ्यूचर टाइम। तो सारे के सारे सेंटेंसेस अपने आप में से कोई ना कोई एक ऐसी कमज़ोर कड़ी कहें या उसी बात को कहें कि कहीं ना कहीं से एक ऐसी बात आपके सामने रखते हैं जिसमें से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो वाक्य किस टेंस का है और टेंस के बाद में भी उसमें से वो किस टेंस के भाग का है, अर्थात उस टेंस के किस श्रेणी में चला जाता है, सिंपल का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो ये वाक्य सारे के सारे क्रैक करना बहुत ही सरल है। इसको देखोगे तो नेक्स्ट प्लस मंथ आया हुआ है, नेक्स्ट प्लस टाइम आया हुआ है, तो ये फ्यूचर सिंपल है। तो दे के साथ में हम किसको कॉल करेंगे, दे इज आवर थर्ड पर्सन, दे विल प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। केवल शल या विल को कॉल करते हुए इसको पूर्ति की जाएगी। शी डैश कुक फूड टुमारो, शी ऑल्सो बी थर्ड पर्सन, शी विल कुक, शी विल कुक फूड। ही डैश रीच हियर वेरी सून, शॉर्टली कहें, सून कहें। रीच को कहो या अराइव कहो, रीच का भी अर्थ होता है पहुंचना, अराइव का भी अर्थ होता है आगमन या पहुंचना। तो जो कुछ भी अगर लेंगे तो दैट इज नो डिफरेंसेस बिटवीन बोथ। रीच। टीचर डैश टीच अस इंग्लिश नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर भी टीचर वही की वही आ जाएगा। टीचर के साथ में विल को कॉल करेंगे, विल टीच अस इन नेक्स्ट मंथ। इसमें से कुछ और बातें भी आ रही है, या मैंने पहले भी कुछ वर्णित कर रखा है कि अगर कई वर्ड ये आ रहे हैं किसी सेंटेंस के साथ में, तो निसंदेह रूप से इसका अगर सेंटेंस का दूसरा कोई भाग इसके साथ में आ रहा है तो वो सीधा फ्यूचर में जाएगा। आई थिंक, अब मैं सोचता हूं तो उसका परिणाम सदैव फ्यूचर में निकलता है। आई थिंक, आई बिलीव, मुझे विश्वास है तो ये ऐसा होगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है अर्थात मुझे यकीन है, तो उसका भी परिणाम, यानी एक ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे शब्द है कि इनके साथ में अगर कोई इसका एडिशनल सेंटेंस अगर जुड़कर उसको वाक्य को पूर्ति कर रहा है अर्थात क्लोजेस के माध्यम से आ रहा है, तो सदैव याद रखिएगा इन शब्दों के साथ में दूसरा जो वाक्य बनकर आपके सामने अर्थात उभर कर आपके सामने आएगा वो सेंटेंसेस सदैव फ्यूचर का ही होगा। अब देखिए, आई थिंक, आई थिंक, मैं सोचता हूं, दैट राम will get फर्स्ट रैंक। अब ये मैं सोचता हूं कि राम प्रथम अर्थात प्रथम श्रेणी या पहली रैंक को प्राप्त करेगा अर्थात उसको ही वो अर्जित करेगा। आई थिंक, सोचना, देन सोचने का परिणाम। आई थिंक दैट, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। आई एम श्योर that he will not tell a lie। मुझे विश्वास है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। He will never tell a lie या he will not tell a lie।
कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे इस बात का विश्वास है, मुझे इस बात का यकीन है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ ये शब्द ऐसे हैं जिनके साथ में अगर कोई वाक्य आ जाता है, अगर उसका एडिशनल सेंटेंसेस के साथ में कहीं युग्म बनता है, अर्थात क्लोजेज और प्रिंसिपल क्लोजेज और सबऑर्डिनेट क्लोजेज के साथ में आ जाता है, अर्थात दो वाक्यों का युग्म बनकर उसका परिणाम साथ में लाता है, तो सदैव ये फ्यूचर सिंपल के साथ में चला जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमने डिस्कस की है फ्यूचर की। ये बहुत ही सरल है, बहुत इजी है। सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो फ्यूचर के तीनों ही या चारों ही जो भाग है वो बहुत ही अत्यधिक इजी वे से आपको समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा डिप्रेशन या टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक बार पुनः जल्दी से इसको शॉर्ट अप कर लेते हैं, देख लीजिए। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो डिस्कशन पे आकर आप डिस्कस कर सकते हो, या आप इसको एक बार पुनः गहराई से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेंसिंग की बस फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं। फ्यूचर सिंपल में शल और विल सहायक क्रिया के रूप में आता है। सदैव याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन के साथ में, यानी पर्सन्स कितने हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ में सदैव जो है सहायक क्रिया के रूप में शल आ जाता है और उनके साथ में क्रिया का पहला रूप आ जाएगा। और उसके बाद में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन मात्र और मात्र यू होता है। सेकंड पर्सन केवल और केवल यू इज अ सेकंड पर्सन। एंड उसके अतिरिक्त जो कुछ भी आता है ये सारे के सारे थर्ड पर्सन की श्रेणी में चला जाता है। ये दोनों आपस में विभाजन हो जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि विल किसके साथ में आता है। विल सदैव सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों के साथ में सदैव विल आता है, और इन विल के साथ में सदैव क्रिया का पहला रूप आता है। यानी शल सदैव फर्स्ट पर्सन के साथ में, विल सदैव सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में आ जाता है, सभी के साथ में क्रिया का पहला रूप आता है। एडवर्ब टुमारो है, सून है, शॉर्टली है, इन फ्यूचर प्लस टाइम है, और उसके बाद में अपकमिंग वगैरह कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। इनका उदाहरण हमने यहाँ पर देख लिया है। इन चीज़ों को देख लीजिए कि नेक्स्ट प्लस टाइम के साथ में या इन प्लस फ्यूचर के टाइम में कैसे कैसे बोध आ सकता है। नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट होली है, दीपावली है, ईद है, एंड सो ऑन, कुछ भी कह सकते हो। और अपकमिंग कोई भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो उसके आधार पर आ जाता है। इन प्लस टाइम है, इन प्लस ईयर वगैरह, मंथ वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में हमने पहली बार भी डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के टाइम। इफ प्लस प्रेजेंट देन फ्यूचर का बोध आता है, तो वही का वही, इफ यू इनवाइट मी आई शैल कम टू यू, इफ यू रिक्वेस्ट राम ही विल हेल्प हिम। तो यहाँ पर भी इफ वही कहता है, अगर ऐसा होता है तो उसका परिणाम तब आएगा। और व्हेन कंडीशन के साथ में भी कहीं कहीं ये फ्यूचर का बोध करवाता है। व्हेन इट रेन्स प्लांट विल ग्रो, तो अगर ऐसे होता है तभी जाकर उसका परिणाम फ्यूचर में निकलता है। यहाँ पर कुछ मैंने थिंक वगैरह जो कुछ ये स्पेशल वर्ड्स है इनके साथ में यूज किया गया, उनका वर्णन किया है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है, इस चीज को एक बार वापस देख लीजिएगा, ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी। और ये सेंटेंस है एग्जाम्पल के हिसाब से, इनको देख लीजिएगा। इसके आधार पर अन्य जो भी सेंटेंस आपके सामने आते हैं उनको डिस्कशन में लीजिए, उनको शॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही जल्दी एक टेस्ट सीरीज हम भी चलाएंगे। उस टेस्ट सीरीज के आधार पर इस प्रकार के आपको बहुत सारे ब्लैंक आपको टेस्ट्स या जैसे टेस्ट पेपर कहें वो आप तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर लें कि किस टेंस के साथ में एडवर्ब कौन सा है, किस टेंस के साथ में सहायक क्रिया कौन सी आती है और उसके साथ में क्रिया का कौन सा रूप आता है। सहायक क्रिया का कौन सा रूप किस कर्ता के साथ में आता है, इसकी एक अलग से एक सूची बनाते रहिए। पूर्ण रूप से सूची तैयार करिए, आराम से उसको डिस्कस करते रहिए, और उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज होगी वो आप तक पहुंचेगी, और उस टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने आप को सुरक्षित रखें, अध्ययन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्शन तक नमस्कार।